वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है YT और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल हम पढ़ेंगे। थर्ड टाइम लकी इसका टाइटल है। आप जानते हैं कोविड की थर्ड वेव, बस ऐसा लगता है कि आज या कल है ना हम सुनने वाले हैं कि थर्ड वेव शुरू होने वाली है। तो थर्ड वेव को लेकर के क्या क्या चिंताएं हैं देश में और कैसे उन चिंताओं उन वरीज से देश लड़ने वाला है, इस चीज़ पे लिखा हुआ ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वक्त के हिसाब से भी और फुल ऑफ लर्निंग लेसन्स भी है। चलिए शुरू करते हैं। अगला आधा पौना घंटा जो आप इन्वेस्ट करें, आप जो भी सीखेंगे ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग विल बी अप्लाइड ऑन दिस क्विज। 5 क्वेश्चंस हैं, पूरे मन से सीखो। सेशन के लास्ट में इनका मैं आपको सोल्यूशन करवाता हूँ। अभी एक कोशिश कर सकते हो इनको, है ना। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे थर्ड टाइम लकी। देखिए लकी का मतलब होता है अच्छे लक वाला, है ना। थर्ड टाइम मतलब तीसरी दफ़ा। तो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, जब वेव आई है इंडिया में बहुत बुरे हालात रहे हैं। क्या इस बार हम इतने तैयार हैं कि हम बोल सकें थर्ड टाइम वी वर लकी। तीसरी बार हम पूरी तरह से तैयार थे, कोविड से हमें कोई भी फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा। बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है ऑन इकॉनमी एंड द थर्ड कोविड-19 वेव। बात हो रही है अर्थव्यवस्था की, इकॉनमी की और कोविड-19 की तीसरी वेव की। चलिए वेव का मतलब आप जानते हैं लहर, इसको सर्ज भी बोल सकते हैं, है ना। वेव मतलब लहर या सर्ज। चलिए बहुत सिंपल आर्टिकल है। अब इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहा है हमें पता लगे। कह रहे द इकॉनमी नीड्स क्लोजर अटेंशन फॉर अ लेस बम्पी 2022 अमिड द लेटेस्ट कोविड-19 वेव। कह रहे जो इकॉनमी है ना, अर्थव्यवस्था, इंडियन इकॉनमी, इसको ज़रूरत है क्लोजर अटेंशन की और ज़्यादा ध्यान देने की, क्लोजली। और किस लिए भाई? एक ऐसे 2022 के लिए, एक ऐसे साल के लिए, फॉर 2022 जो कि है लेस बम्पी। बम्पी का मतलब होता है जिसमें बम्प्स कम हो। बम्प्स का मतलब होता है रोड ब्लॉकर्स। आप रोड पे जाते हो तो बम्प्स आते हैं ना, ताकि आप अपनी स्पीड को कम करो, आपकी गाड़ी उछलेगी, शॉक देता है वो आपको। तो कम बम्प वाले या कम शॉक्स वाले 2022 के लिए। अच्छा ऐसा क्यों चाहिए इकॉनमी को ऐसी अटेंशन? कह रहा है ये हो रहा है अमिड, बीचों बीच लेटेस्ट कोविड-19 वेव के। अभी जो कोविड-19 की लहर आ रही है, तो इस लहर को देखते हुए हमें इकॉनमी को क्लोज अटेंशन पे करनी है ताकि 2022 में ज़्यादा बम्प्स, ज़्यादा शॉक हमें देखने ना पड़े। इकॉनमी आपका सब्जेक्ट है इन ग्रीन कलर, नीड्स आपकी वर्ब है इन पिंक कलर। सब्जेक्ट और वर्ब जैसे ही आप पकड़ लेते हो, सेंटेंस आपको या आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिलोंग करने लगता है। मान लो कोई सेंटेंस आपने पढ़ा, सब्जेक्ट समझ नहीं आया, वर्ब समझ नहीं आई, फिर आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हो कि ये सेंटेंस में ये एरर थी या ये यूँ था, ये वैसा था, है ना। सबसे पहला काम यही होता है। तो ग्रीन और पिंक कलर का आपको फ़ायदा उठाते जाना है पूरे आर्टिकल में। बम्पी मैंने आपको बता दिया, जो फुल ऑफ बम्प्स हो, शॉक्स हो। अमिड मतलब बीचों बीच, इसको इन द मिडल ऑफ या इन द मिड्स ऑफ, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं अमिड को। अब एक छोटा सा काम करेंगे, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। इस सेंटेंस में लेस की जगह लेसर क्यों नहीं लिखा हुआ? भाई लेस मतलब कम, तो कम के लिए लेसर भी तो यूज़ होता है ना। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा रूल यहाँ लग गया कि लेस बम्पी तो ठीक है लेकिन लेसर बम्पी ठीक नहीं होता? सोचो पहले अपने आप से, फिर मैं पूरा रूल आपको डिटेल में करवा देता हूँ। चलो कुछ सेंटेंसेस अपने पास ऊपर नीचे फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। लेस और लेसर में क्या फ़र्क होता है? लेस होता है स्मॉल इन क्वांटिटी, लेसर होता है स्मॉल इन इम्पोर्टेंस। कोई चीज़ अगर आकार में, मात्रा में छोटी हो तो क्वांटिटी में छोटी होगी, है ना, हम लेस को यूज़ करेंगे। और कोई चीज़ अपनी महत्वपूर्णता में, अपनी इंपॉर्टेंस में अगर कम हो तो हम लेसर को यूज़ करेंगे। लेसर का एंटोनिम होता है ग्रेटर, समझ पा रहे हो? तो ग्रेटर और लेसर को आप सिनोनिम एंटोनिम की तरह यूज़ करते हैं। और लेस का एंटोनिम होता है मोर, तो मोर और लेस को आप सिनोनिम एंटोनिम की तरह यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इन एग्जांपल्स के जरिए समझा देता हूँ। द वेट ऑफ एन एलिफेंट इज़ लेस या लेसर देन दैट ऑफ अ ब्लू व्हेल। एक एलिफेंट का वेट जो होता है वो कम होता है और किसके मुकाबले? एक ब्लू व्हेल के। अब मुझे बताओ यहाँ पे किस चीज़ की कमी की बात की जा रही है? वेट की, मात्रा की, क्वांटिटी की? ऑफ कोर्स। मान लीजिए एलिफेंट का है 500 और ब्लू व्हेल का है 5000, तो यहाँ पे 500 5000 करके हम वेट की यानी कि वजन की, मात्रा की बात कर रहे हैं। तो अगर आप किसी की मात्रा में कमी लाना चाहें, क्वांटिटी में कमी लाना चाहें, तो आप बिंदास यूज़ करें लेस। ठीक है। द वेट ऑफ एन एलिफेंट इज लेस देन दैट ऑफ अ ब्लू व्हेल।
वैसे इंटेलिजेंट पीपल प्रीफर नॉट टू फोकस ऑन लेस या लेसर थिंग्स। जो समझदार लोग होते हैं वो फोकस करना प्रीफर नहीं करते हैं ऐसे इश्यूज़ पे, थिंग्स पे जो लेस या लेसर हैं। अब मुझे बताओ समझदार लोग किस तरह के इश्यूज़ पे फोकस करते हैं? स्मॉल इन इम्पोर्टेंस वाले पे प्रीफर नहीं करेंगे या स्मॉल इन क्वांटिटी वाले इश्यूज़ पे प्रीफर नहीं करेंगे। मतलब अगर आप लेस रखोगे ना तो इसका मतलब ये है समझदार इंसान जो है ना लेस क्वांटिटी ऑफ इश्यूज़ पे फोकस नहीं करते हैं, वो बहुत सारे इश्यूज़ पे फोकस करते हैं एक साथ जो है वो, मतलब 500,000 इश्यूज़ उनको चाहिए तभी वो समझदार कहलाएगा। ऐसा नहीं है। हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि समझदार लोग ऐसे इश्यूज़ पे फोकस नहीं करते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस हो ही ना। तो यहाँ पे लेसर विदाउट इंपॉर्टेंस वाले इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा मीनिंग से जाना है, थोड़ा ग्रामर से जाना है, बहुत ईजी है। द प्रिजनर प्लेडेड फॉर मर्सी एंड आस्क्ड फॉर लेस या लेसर पनिशमेंट। प्रिजनर ने प्लेड किया, भीख मांगी मर्सी की, दया की, और आस्क किया कम पनिशमेंट के लिए। उसने बोला भाई ये क्या, मुझे 50 साल की सज़ा क्यों दे रहे हो, मुझे तो 5 साल की दे दो, है ना, मैं सुधर जाऊंगा उसमें। तो यहाँ पे आप लेस पनिशमेंट लगाएंगे, ऑफ कोर्स आप लेस पनिशमेंट लगाएंगे क्योंकि क्वांटिटी में कमी की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे लेसर पनिशमेंट भी आ सकता था। लेसर पनिशमेंट पता है कौन सी होती है? लेस तो होती है जिसका क्वांटिटी कम हो, लेसर मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो। मान लीजिए उसको मौत की सज़ा दी गई, उसने बोला भाई मुझे लेसर चाहिए, मौत की मत दो, मुझे तो आप उम्र कैद दे दो ताकि मैं 14-15 साल बाद बाहर तो निकल जाऊं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? लेसर पनिशमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पे उसने मौत की जगह पे उम्र कैद को मांगा, लेसर पनिशमेंट, कम इंपॉर्टेंट पनिशमेंट को मांगा। और लेस पनिशमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि उसने पनिशमेंट में कमी को चाहा, उसने कहा कि 20 की जगह 10 साल मुझे पनिश किया जाए। तो यहाँ पे दोनों ही ठीक है। ये सेंटेंस इसलिए बनाया आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एग्जामिनर आपका ऐसे सेंटेंस आपको नहीं देगा। चलिए आगे बढ़े। लेस लेसर पे आपको क्विज में क्वेश्चंस मिलेंगे आज के। अब एक लाइक और एक शेयर दे दो सेशन को ताकि सब स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र मार लेते हैं, स्मूथली इसको पढ़ पाएँ। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है योर इंग्लिश ट्यूटर। ऐप पे मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में जो कि मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। बैंकिंग का कॉम्बो अवेलेबल है 475 में, 1 साल की वैलिडिटी है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको करवाई जाती है। आधी वीडियोज़ इसमें आ चुकी हैं, आधी वीडियोज़ अब इसमें आनी शुरू होंगी तेज़ी से। उसी तरीके से आपको मिलेगा बेसिक्स एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स जिसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं लिखना सिखाता हूँ। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, है ना, हर चीज़ इसमें कवर्ड है। इस कोर्स की कीमत है 850 रुपीज़ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो 525 रुपये में ये कोड आपको मिल जाता है। जरूर से कोर्स को लगा लिया करो, बेनिफिट ले लिया करो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। चलिए, ये अपनी वोकैब शीट है, सभी नए और पुराने वर्ड्स इस शीट में आपको मिलेंगे। कुछ ये शीट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिला करेगी, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, रोज़ सुबह शाम में आपको अपडेट करके दे देता हूँ। आज के वर्ड्स है अपने पास भाई साहब, रैम्प अप, इन टेंडम, आर्टिकुलेट, ट्रैक्शन और एक नया वर्ड है मैंट्रेन। ये 4 वर्ड्स पुराने हैं, ऑलरेडी आप कर चुके हो। रैम्प अप एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए रैम्प आप जानते हैं, आपके घर के बाहर भी होगा रैम्प। कभी हॉस्पिटल में जाते हो तो व्हील चेयर के लिए भी रैम्प होता है। रैम्प समझते हो ना, एक ढलान सी रैम्प। अगर आप रैम्प अप कर रहे हो ना किसी चीज़ को, तो आप एक रैम्प बना करके उसका एक दर्जा ऊपर ला रहे हो। पहले तो वो समतल था, है ना, प्लेन था, आपने रैम्प बनाया और उसको ऊपर लेकर के आए। तो वहाँ से इस फ्रेजल वर्ब को कनेक्ट कर लो कि रैम्प बनाना, किसी चीज़ को ऊपर लाना, लेवल अप करना या स्केल अप करना। लिख दूँ यहाँ पे, स्केल अप। यहाँ पे लेवल अप और स्केल अप दोनों इसके सिनोनिम बन जाते हैं। तो रैम्प अप करना मतलब अपग्रेड करना, एक दर्जा ऊपर लाना, लेवल अप या स्केल अप करना। गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्पेंडिंग बिलियंस टू रैम्प अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया भर की सरकारें, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड क्या कर रही हैं भाई? बिलियंस को स्पेंड कर रही हैं, डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स को, ताकि अपग्रेड कर सकें, स्केल अप कर सकें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। समझ आ गया ना मामला? चलो अगला वर्ड है इन टेंडम। टेंडम मैंने आपको कई बार दिखाया है, फिर दिखा देता हूँ। टेंडम होती है ये वाली बाइसिकल, ये वाली, जिसको कौन लोग चलाते हैं? एक से ज़्यादा लोग। क्या इस बाइसिकल को बिना दूसरे पर्सन के कोऑपरेशन के चलाया जा सकता है? मतलब आप अकेले चलाना चाहो तो चला भी सकते हो, पर अगर पीछे किसी को बैठा लिया और उसने उल्टे पैडल घुमाने शुरू कर दिए तो आपकी बाइसिकल चलेगी नहीं। तो टेंडम कैसे चलती है? टेंडम जितने लोग बैठे हैं बाइसिकल पे उन सभी के कोऑपरेशन से चलती है। तो वहीं से टेंडम से हमने एक एडवर्बियल फ्रेज बना लिया, इन टेंडम विद समवन। इसका मतलब होता है इन क्लोज कोऑपरेशन विद समवन, है ना, किसी के साथ सहयोग करके। द वर्ड्स investigative agencies are working in tandem
टू फिगर आउट द ओरिजिन ऑफ कोविड-19 वायरस। दुनिया भर की जांच एजेंसियां वर्क कर रही हैं क्लोज कोऑपरेशन में ढूंढने के लिए, फिगर आउट करने के लिए कोविड-19 वायरस के ओरिजिन को, कहाँ से ये शुरू हुआ था। तो टेंडम में काम कर रही हैं, ये साइकिल चला रही हैं एक साथ। याद रखना, साइकिल से इसको कनेक्ट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। हर वर्ड के साथ में एक पिक्चर आपके दिमाग में और एक सेंटेंस आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो वो वर्ड आपका बन जाता है। याद रखना इस फॉर्मूला को। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है टू स्टेट समथिंग क्लियरली, एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को साफ साफ। ये एक वर्ब भी हो सकती है आर्टिकुलेट, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है आर्टिकुलेट। जैसे एडजेक्टिव फॉर्म में मैंने यूज़ करके दिखाया, आर्टिकुलेट स्पीच अ मेजर रिक्वायरमेंट फॉर अ लीडरशिप रोल। अगर आपको लीडरशिप रोल में आना है, अगर आपको नेता बनना है, तो साफ स्पीच होना, आर्टिकुलेट स्पीच होना इज़ अ मेजर रिक्वायरमेंट। अगर आपकी बात लोगों को समझ में आएगी तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। तो आर्टिकुलेट को आप इनंसिएट भी बोलते हैं, साफ साफ कहने को, है ना। एंटोनिम हो गया इनआर्टिकुलेट। इस आर्टिकुलेट नाम का जो वर्ड है, इसका नाउन फॉर्म होता है आर्टिकुलेशन, साफ साफ कहने का काम। इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे, आर्टिकुलेट। फिर एक वर्ड अपने पास ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है सपोर्ट। ट्रैक्शन का मतलब वैसे क्या होता है फिजिक्स के अंदर, घर्षण, है ना, फ्रिक्शन। आपकी गाड़ी है मोटरसाइकिल, आप चलाई आपने थोड़ी सी आगे, लेकिन आपकी गाड़ी के टायर और जो ज़मीन है दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से गाड़ी चलेगी और थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। कोई भी गाड़ी जो हमेशा चलती नहीं रहती है, लेकिन ये फ्रिक्शन जो चीज़ों को रोकता है ना, एक्चुअल में यही फ्रिक्शन चीज़ों को आगे भी बढ़ाता है। कैसे? अगर आपकी गाड़ी के टायर और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन हो ही ना, तो वो टायर कभी घूमेगा ही नहीं आगे की तरफ। समझ लो, जैसे कीचड़ में गाड़ी चला रहे हो ना, तो गाड़ी में फ्रिक्शन आएगा नहीं टायर में, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो फ्रिक्शन ना केवल गाड़ियों को आगे जाने से रोकता है, बल्कि इसके बिना गाड़ियाँ आगे चल भी नहीं सकती। समझ गए ना, दोनों ही काम करता है। तो फ्रिक्शन यानी कि ट्रैक्शन जो इसका सिनोनिम है, इसको हम बोल सकते हैं सपोर्ट। जब भी कोई चीज़ गेन ट्रैक्शन करे, जैसे आपके टायर ने ट्रैक्शन को गेन किया, तो टायर को आगे बढ़ने की ताकत मिली है। गेन ट्रैक्शन करना मतलब सपोर्ट करना, सपोर्ट लेना। द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ नॉट गेनिंग ट्रैक्शन इन द रूरल इंडिया। पॉपुलेशन कंट्रोल का जो आइडिया है, कम बच्चे पैदा करने का जो आइडिया है, अभी भी ये गेन ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है भारत के गाँवों में, रूरल इंडियाज़ में। चलिए, ट्रैक्शन को ग्रिप, स्ट्रेंथ, अप्रूवल भी बोल सकते हैं, सपोर्ट के सिनोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड है मैंड्रिन। मैंड्रिन चाइना की भाषा भी है। मैंड्रिन वहीं भाषा से ही हमने एक वर्ड निकाला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब कैसे बना है वर्ड, याद रखना। चाइनीज़ लैंग्वेज में गंवार लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मैंड्रिन बोलने लगे किसी वक्त पे। चाइना की भाषा है मैंड्रिन, भाषा भी नहीं है, एक डायलेक्ट है ये, है ना, एक बोली है। तो गंवार लोग क्या है, मैंड्रिन, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को मैंड्रिन बोलने लगे। अब वो धीरे धीरे डिक्शनरी में वर्ड आ गया। अब दुनिया के किसी भी सरकार का कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, आप उसको आजकल मैंड्रिन बोल सकते हैं। जैसे मैंड्रिन्स हैव हिंटेड एट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर कोविड लॉकडाउन। सरकारी ऑफिशियल्स ने हिंट किया है, मैंड्रिन्स ने हिंट किया है पॉसिबिलिटी पे एक और लॉकडाउन की, एक और कोविड लॉकडाउन की। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये ऐसे बनाया है मैंने, है ना, लॉकडाउन लगेगा नहीं, ये मैंने लिखा है खाली। तो मैंड्रिन्स की वो, मैंड्रिन्स का मतलब हो गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या ब्यूरोक्रेट। चलिए, ये ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग देख लेना, लिख के दिखा देता हूँ आपके सामने। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ दिमाग में, ब्यूरियो, ठीक है। अगर ऐसे लिखोगे तो याद रहेगी, ब्यूरियो, ब्यूरोक्रेट, है ना। ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं लिख करके गए हो तो कभी स्पेलिंग को लिख ही नहीं पाओगे आप। चलो, अपना रिवीजन चालू रखें, रिवीजन क्लासेस आपको मिल रही हैं हर वीक। अब आ जाओ, एक समरी में आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि कोविड-19 का थर्ड वेव का शेडो जो है सबके सर पे मंडरा रहा है। सेकंड और फर्स्ट वेव में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हमने किए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज किया जाए महामारी के बीच। लेकिन अब पैंडेमिक से हम अच्छे से वाकिफ़ हो चुके हैं। अब ये बताएगा, डिटेल करेगा क्या क्या सरकार को करना चाहिए ताकि थर्ड वेव आगे चली जाए एंड वी बिकम थर्ड टाइम लकी। चलिए, समझ गए ना, बस ये इसकी समरी है कि कैसे इससे निपटा जाए और क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं थर्ड वेव को लेके, वो डिटेल में बता देगा आपको। आज की टोन है थोड़ी सी वरीड है, कंसर्न्ड है। अगर आपने ठीक से काम नहीं किया तो फर्स्ट और सेकंड की तरह थर्ड टाइम भी हमें बहुत अच्छे से बर्बाद करने वाला है। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। चलिए, कह रहा है इंडियाज़ पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी रिमेन्स डेलिकेटली पोइज्ड एट द टर्न ऑफ द न्यू ईयर, द थर्ड सक्सेसिव ईयर अंडर द शैडो ऑफ द पैंडेमिक। कह रहा है इंडिया की कोविड के बाद की इकोनॉमिक रिकवरी जो है, पोस्ट कोविड मतलब कोविड के बाद की, इकोनॉमिक रिकवरी मतलब आर्थिक रिकवरी। कह रहा है इंडिया की जो रिकवरी है ना, आज भी बनी हुई है, रिमेन्स, और क्या, बिल्कुल पोइज्ड। पोइज्ड का मतलब है बैलेंस्ड,
और कब? एट द टर्न ऑफ न्यू ईयर, नए ईयर की टर्न पे, जैसे ही हम नए ईयर के अंदर टर्न किए, मुड़े हैं, 2022 में आए हैं। और ये पोइज्ड रही है बहुत ही डेलिकेटली, बहुत ही नाजुक तौर पे। ना तो इंडिया गिरा, ना बहुत चढ़ पाया, बहुत ही नाजुक तौर पे हम इकोनॉमिक रिकवरी को पोइज करके चला रहे हैं अभी थर्ड वेव के बीच में। कह रहा है ये कौन सा ईयर है भाई? तीसरा साल। कह रहा है ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर है, सक्सेसिव ईयर है, तीसरा लगातार साल है। और किसके अंडर? छाया के नीचे, शेडो के नीचे, इस पैंडेमिक की। आया समझ में? तो हम जो है बिल्कुल नाजुक तौर पे बैलेंस बना करके 2022 में घुस रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक रिकवरी को दोनों हाथों से संभाल करके कि कहीं हमारे हाथ से छूट ना जाए। रिकवरी की वर्ब रिमेन्स, पोइज्ड का मतलब है यहाँ पे इन फुल ऑफ कंट्रोल। एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है, इसको मैं येलो कलर दे दूँ, है ना। बैलेंस्ड या इन फुल कंट्रोल इज कॉल्ड पोइज्ड। इसी से एक वर्ड बनता है इक्विपोइज्ड। कोई इंसान जो वेल बैलेंस्ड हो, जो अपने दिमाग से बिल्कुल कंट्रोल के अंदर हो, उसको आप इक्विपोइज्ड पर्सन बोल सकते हैं, जिसमें इक्ू है पोइज्ड। इक्ू मतलब बराबर, पोइज्ड मतलब बैलेंस। इक्विपोइज्ड का मतलब एक और भी होता है एम्बिडेक्स्ट्रस। कोई ऐसा आदमी जो दोनों ही हाथों से लिख सके, जिसका बायां और दायां हाथ दोनों बराबर कंट्रोल में हो, बैलेंस्ड हो। जनरली अपना दायां हाथ जो अपने लिखते हैं जिस हाथ से, वही अपना डोमिनेंट जो है हैंड होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों हाथों से लिख लेते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन। तो ये इक्विपोइज्ड पर्सन है, ये बैलेंस्ड पर्सन है, एम्बिडेक्स्ट्रस है। ये थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ, पोइज्ड वर्ड से बनने वाले दूसरे जो वर्ड्स बनते हैं। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, इसको कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं। लगातार होने वाली चीज़ कहलाती है सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव। शैडो मतलब परछाई। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा विद द यूनियन बजट फॉर 2022-23 लेस देन 4 वीक्स अवे, the latest set of numbers capturing different aspects of the economy present a mixed picture with persistent pressure points। कह रहा के साथ ही, विद किसके साथ भाई? सरकारी बजट के, यूनियन बजट के, केंद्र सरकार के बजट के। और किसके लिए? 2022-23 के लिए। कह रहा है इसके होने के साथ ही लेस देन 4 वीक्स अवे, 4 वीक से भी कम दूर। कह रहा है इस काम के होने के साथ ही, 1 महीने में बजट के आने के साथ ही होगा क्या? जो लेटेस्ट सेट ऑफ नंबर्स हैं, आंकड़ों का जो नया सेट है, वो कौन से आंकड़े? जो कैप्चर करते हैं, जो हमें पकड़ के दिखाते हैं, जो शेडो बनते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, डिफरेंट पहलुओं की हमारी इकोनॉमी के। कह रहे हैं ये लेटेस्ट सेट ऑफ नंबर जो है ना, ये प्रेजेंट करता है एक मिक्स्ड पिक्चर को, एक मिली जुली तस्वीर को। और कैसे? बने हुए परसिस्टेंट, टिकाऊ प्रेशर पॉइंट्स के साथ में, दबाव के बिंदुओं के साथ। तो बजट आने वाला है, 1 महीने में आ जाएगा, 1 महीने से भी कम वक्त रह गया। और जो नंबर हमें दिख रहे हैं ना इकोनॉमी के, वो हमें ये दिखाते हैं कि मिक्स्ड सी पिक्चर चल रही है। वही डेलिकेटली हम पोइज्ड हैं। प्रेशर पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लूप होल्स इकोनॉमी में बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, बनी हुई है अपनी रफ्तार पे। आया समझ में? बैकग्राउंड दे रहा है आपको इकोनॉमी की क्या हालत है। लेस और लेसर आप समझ चुके हो, 4 वीक से भी कम क्वांटिटी की बात हो रही है, 3 वीक, 2.5 वीक, 2 वीक, है ना। तो लेस देन 4 वीक्स, लेसर नहीं, लेस देन 4 वीक्स। लेटेस्ट सेट की नंबर है वो है प्रेजेंट, कैप्चरिंग आया नंबर्स के लिए, वो वाले नंबर्स जो कैप्चर कर रहे हैं। आस्पेक्ट का मतलब होता है फेसेट, पहलू। परसिस्टेंट, लॉन्ग लास्टिंग, प्रोलॉन्ग्ड, अबाइडिंग, सस्टेन्ड, जानते हो ना वर्ड अच्छे से, सारे वर्ड बताते हैं टिकाऊ चीज़ को, जो चीज़ बहुत लंबे वक्त तक चले, टिकाऊ। अब ध्यान रखना, ये सेट ऑफ नंबर्स के लिए हमने प्लूरल वर्ब यूज़ की हुई है। टेक्निकली आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ कर सकते थे। लेटेस्ट सेट ऑफ नंबर्स प्रेजेंट, प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट्स भी लिख सकते थे, लेकिन जनरली सेट के बाद में जो नाउन होता है ना, उसके हिसाब से भी कई बार राइटर्स अपनी वर्ब लिख देते हैं। आपका एग्जामिनर भी इनफैक्ट यहाँ पे सेट के लिए प्रेजेंट्स को ही प्रीफर करने वाला था। चलिए, आपको पता लग गया ये क्यों लिखा हुआ है, और आपको ये भी पता लग गया कि क्या लिखना चाहिए था। आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई है ना। आगे बढ़े। कह रहे कोविड-19 restrictions are already denting India's services exporters order books, even as the merchandise exports have hit a record high in December। कह रहा है कोविड-19 की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, वो पहले से ही डेंट कर रही हैं। डेंट करना मतलब चोट मारना, है ना। गाड़ी में जब चोट लगती है तो गाड़ी में डेंट पड़ जाता है ना। तो रेस्ट्रिक्शंस भी डेंट मार रही हैं, चोट मार रही हैं इंडिया के सर्विस एक्सपोर्टर्स की ऑर्डर बुक्स पे, जो इंडिया में एक्सपोर्टर्स हैं, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने वाले, उनके ऑर्डरों पे। कह रहा है ये काम कब हो रहा है? इवन एज, एट द सेम टाइम, ऑन द अदर हैंड, इवन एज, जब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो गुड्स के एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो हिट कर चुके हैं एक रिकॉर्ड हाई को दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर महीने में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है, गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो तो सबसे आगे आ गया, लेकिन सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो है ना, वो ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर में लॉकडाउन लग रहे हैं। इसकी वजह से हमारी सर्विसेज को कोई ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हम, है ना, इंपोर्ट हो नहीं रहा है किसी भी कंट्री में।
आया समझ में? रेस्ट्रिक्शंस की वर्ब है ऑलरेडी डेंटिंग, एक्सपोर्ट्स की वर्ब है हैव हिट। ध्यान रखना इवन एज बताता है कॉन्ट्रास्ट को, जब ऐसा हो रहा है तब दूसरे वक्त पे ऐसा हो रहा है। आया समझ में? साइमल्टेनियसली जब दो चीज़ें हो रही होती हैं और एक दूसरे के विरोधाभास में होती हैं तब अपने इवन एज को यूज़ करके बताते हैं, है ना। यहाँ तक कि जब वो बच्चा था, इवन एज ही वॉज अ चाइल्ड, तब भी वो बहुत अच्छा था मैथमेटिक्स में, तब भी वो बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को कर लेता था। तो इवन एज को कल मैंने आपको करवाया था डिटेल में कैसे आपको इसको यूज़ करना है ना। हिट एक ऐसी वर्ब है जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगी। हिट 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 V1 V2 V3 है ना। तो इस पर यहाँ पे हिटेड मत लिख के आना, हैव हिट। आगे बढ़े। एक ध्यान, जब भी मैं आपको कुछ ऐसा रूल बताता हूँ ना, फॉर्मूला बताता हूँ, तो आपको क्या करना होता है, आपको हिट जैसी दूसरी सारी वर्ब्स को रिकॉल करना होता है। आप बोलोगे सर कौन सी वर्ब्स हैं? स्प्रेड है, बर्स्ट है, हर्ट है, कट है, पुट है, कास्ट है ना। सारी वर्ब्स को अपने दिमाग में रिकॉल किया करो ताकि ये बार बार आप दिमाग में बिठा सको। कह रहा है वरिंगली दो imports grew even faster last month than exports, keeping the merchandise trade deficit at an elevated $22 billion, just a tad less than the record 22.9 billion in November। तो एक तो इसने पहले ये प्रेशर पॉइंट बताया, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ रहा है लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट घट रहा है। अब दूसरा प्रेशर पॉइंट बताएगा। कह रहे वरिंगली दो, और ज़्यादा वरिंगली, और ज़्यादा चिंताजनक तौर पे इंपोर्ट जो है वो बढ़े और ज़्यादा तेज़ी से, इवन फास्टर, और लास्ट मंथ पिछले महीने, बजाय किसके? एक्सपोर्ट्स के। और कैसे बढ़े? कीप करते हुए मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट को, और कहाँ पे? एक बढ़े हुए $22 बिलियन पे, जो कि टैड लेस है, हवा भर कम है। टैड मतलब हवा भर, लेस मतलब कम। और किससे? रिकॉर्ड 22.9 बिलियन से नवंबर वाला। आया समझ में? तो एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो एक्सपोर्ट्स हम देख ही रहे हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में बढ़ रहा है ना, ग्रोथ आ रही है, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स में भी ग्रोथ आ रही है। तो ग्रोथ जो है ना, इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट $22 बिलियन पे पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब क्या है? $22 बिलियन जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। मान लो एक्सपोर्ट हम 40 करते हैं ना, तो हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? 62 कर रहे हैं। $22 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट पिछले महीने का हमने देखा। समझ में आ गया? इंपोर्ट्स की वो है ग्रू, कीपिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन, जब इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे तब वो कीप कर रहे थे ट्रेड डेफिसिट को। एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ, हाई, इन्हांस्ड। टैड मतलब हवा भर। लेस और लेसर आप जान गए हैं, क्वांटिटी की बात हो रही है तो लेस, इंपॉर्टेंस की बात हो रही है तो लेसर। तो यहाँ पे 22.9 से 22 पे है ना, तो क्वांटिटी। वरिंगली मतलब चिंताजनक तौर पे। कह रहा था 8 कोर सेक्टर्स हैड अ डिसअपॉइंटिंग नवंबर, बट GST कलेक्शंस फ्रॉम दैट मंथ वर रीजनेबली हेल्दी एट अराउंड 1.3 लाख करोड़, albeit a 3 month low। अब एक और प्रेशर पॉइंट बता रहे हैं। कह रहा है 8 जो कोर सेक्टर्स हैं उनका एक डिसअपॉइंटिंग नवंबर रहा। हमारी इकॉनमी 8 कोर सेक्टर्स पे चलती है ना। पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, तो ये सब सेक्टर्स हैं अपनी इकॉनमी के। कह रहे ये कोर सेक्टर का एक डिसअपॉइंटिंग नवंबर रहा है, बड़ा ही निराशाजनक नवंबर महीना इनका निकला है। कह रहा लेकिन जो GST की कलेक्शन थी, और कब? उस महीने से, नवंबर के महीने से, वो थी रीजनेबली हेल्दी, वो थी लॉजिकली बड़ी हेल्दी। और कहाँ पे? लगभग 1.3 लाख करोड़ पे। कह रहा हालांकि वो थी 3 महीने के लॉ पे, एट 3 मंथ लॉ। तो नवंबर में चीज़ें बड़ी ख़राब आई। 8 कोर सेक्टर तो डिसअपॉइंटिंग नंबर दिखाए इन्होंने, लेकिन GST बहुत अच्छा रहा, वो बड़ा हेल्दी रहा, 1.3 लाख करोड़ रहा। हालांकि वो भी 3 महीने में सबसे कम था वो, है ना। उससे पहले के 2 महीनों में 1.3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रहा है। सेक्टर्स की वो है हैड, कलेक्शंस की वो है वर। हैड यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को बता रहा है। वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमने बहुत अच्छा टाइम एक्सपीरियंस किया। सेक्टर्स हैड अ डिसअपॉइंटिंग नवंबर। तो हैव वर्ब जो है खाने पीने के लिए, किसी चीज़ को अपनी जेब में रखने के लिए, और किसी चीज़ को अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस करने के लिए यूज़ की जाती है। सब कुछ बेसिक ग्रामर में हो चुका है भाई, चला लिया करो, वहाँ पे सब चीज़ें अपने डिटेल में कर चुके हैं। एडिटोरियल में आप अपना रिवीजन किया करें, है ना। नया सीखने के लिए बेसिक की प्लेलिस्ट रखी हुई है, वहाँ से आप सीख लो। GST कलेक्शंस की वो वर, ऑलबीट मतलब इवन दो या दो, है ना। हालांकि ये 3 मंथ आप जानते हैं क्यों बीच में हाइफन लगाया गया है और आगे नाउन रखा हुआ है, क्यों? जब आपको नाउन्स के आगे दूसरा नाउन मिल जाए और पहला वाला नाउन प्लूरल में हो, जैसे 3 मंथ भी नाउन है और लो भी नाउन है ना। तो यहाँ पे लो क्या कर रहा है? इसको, इस नाउन को एडजेक्टिव में चेंज कर रहा है। और कैसे करेगा? पीछे का S निकलवा दिया इसका और बीच में हाइफन लगवा दिया। 3 मंथ लो। मंथ्स नहीं लिखा, बीच में हाइफन भी लग गया, तो मतलब ये एक एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है दूसरा नाउन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है GST सेस रेवेन्यूज़, कंपनसेशन सेस रेवेन्यूज़
touched a record high in November, but customs duty collection dipped a 5-month low. कह रहे जीएसटी कंपनसेशन सेस की जो रेवेन्यू है वो टच कर गया और किसको, एक रिकॉर्ड हाई को नवंबर के महीने में। कह रहे लेकिन कस्टम ड्यूटी की कलेक्शन जो है वो डिप कर गई, वो जो है गोता मार गई 5 महीने के लो पे। आया समझ में? ये जीएसटी सेस कंपनसेशन रेवेन्यू क्या होता है? ये वो रेवेन्यू है जो सरकार स्टेट्स के साथ में साझा करती है। तो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को जो उसका रेवेन्यू दिया है वो टच कर गया रिकॉर्ड हाई को, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू दिया गया नवंबर महीने में। लेकिन कस्टम ड्यूटी जो है, बाहर से आने वाली चीज़ों पे जो ड्यूटी लगती है, जो कलेक्शन होता है टैक्स का, वो डिप कर गया बहुत कम पे। रेवेन्यू की वर्ब टस्ट, कलेक्शन की वर्ब डिप्ट, 5-month लो, अगेन हाइफनेटेड एडजेक्टिव बनाया हुआ है, एस को पीछे से मंथ के निकाल दिया गया है। कह द परचेजिंग मैनेजर्स इंडाइसिस या PMI for manufacturing and services were robust for December but have moderated from previous months, even as input cost pressure remain a headache for businesses along with the prospect of the latest virus wave upending normalcy again. अब कह रहे हैं कि इंडेक्स है परचेजिंग मैनेजर्स इंडिसेस। इस इंडेक्स का क्या काम होता है भाई? ये होता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए। कह रहे ये इंडेक्स इनके बारे में कुछ इंडिकेशन देता है। कह रहे ये इंडेक्शन जो है ना, इस इंडेक्स के जो इंडिसेस है ना, अलग अलग जो इसके ग्राफ हैं, वो रॉबस्ट थे, बड़े मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे दिसंबर के पूरे महीने के लिए। कह रहे लेकिन ये मॉडरेट कर गए हैं, थोड़ा धीमे पड़ गए हैं प्रीवियस मंथ से। भाई तगड़े थे दिसंबर में, लेकिन नवंबर में और भी तगड़े थे, अक्टूबर में उससे भी ज़्यादा तगड़े थे। तो तगड़े होने के बावजूद थोड़ा सा मॉडरेशन इनमें हमने देखा है पिछले महीनों के मुकाबले। कह रहा अब ये तो अच्छी बात है, चलो तगड़े थे। अब ये काम कब हो रहा है? अब देखो इवन एस लगा के बताएगा कॉन्ट्रास्ट की बात। कह रहा है ये तब हो रहा है जबकि दूसरी तरफ जो इनपुट कॉस्ट के जो है प्रेशर है, कच्चे माल की जो कीमतें हैं वो बनी हुई हैं अभी भी एक सरदर्द व्यापारों के लिए, बिजनेसेस के लिए। और किसके साथ में? साथ ही साथ उस प्रॉस्पेक्ट के भी, उस संभावना के भी, उस लाइक्लीहुड के भी जो है सबसे नए वायरस का, लेटेस्ट वायरस की वेव का, जो अपेंड कर सकती है, औंधा कर सकती है नॉर्मलसी को, सामान्य हालातों को अगेन फिर एक बार। तो PMI स्ट्रॉन्ग है लेकिन पिछले महीनों से थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग है। अब ये अच्छी बात तब हुई है जब दूसरे हाथ पे ये बुरी बात हो रही है। बुरी बात ये हो रही है, इवन आइस के बाद में बताया हुआ है कि कच्चे माल की जो कीमतें हैं, इनपुट कॉस्ट के जो प्रेशर हैं, व्यापारों के लिए अभी भी हेडेक बने हुए हैं। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है और हेडेक दूसरी उनकी है, साथ ही साथ वायरस की कहीं तीसरी वेव अप एंड ना कर दे, औंधे मुँह ना कर दे नॉर्मल हालातों को, सामान्य कंडीशंस को। चलिए, थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर आप समझ चुके हो, है ना। इंडिसेस की वर्ब है वर, इंडेक्स से बना दिया आपने इंडिसेस, है ना। कुछ ऐसे नाउंस होते हैं इंडेक्स की तरह, वर्टेक्स, इंडेक्स, ये सब जो है पीछे CES लेकर के अपना प्लूरल बनाते हैं। अगेन बेसिक ग्रामर पार्ट सेकंड में आप देखोगे। तो प्लूरल के लिए वर्ब वर है, रोबस्ट मतलब मजबूत। इनकी दूसरी वर्ब है हैव मॉडरेटेड, अगेन ये भी प्लूरल है बट कंजंक्शन के बाद। प्रेशर्स की वर्ब है रिमेन, अलॉन्ग विद मतलब साथ ही साथ, रोबस्ट मतलब मजबूत, प्रॉस्पेक्ट मतलब संभावना या लाइकलीहुड, है ना, पॉसिबिलिटी। नॉर्मलसी मतलब सामान्य हालात। अपेंड करना मतलब एंड को अप करना, सर नीचे पाँव ऊपर। अपनी बॉडी का एंड क्या है, अंत क्या है, पाँव, लेकिन पाँवों को मैं अप कर दूं तो मतलब सर नीचे और पाँव ऊपर। तो किसी चीज़ को रिवर्स करना, ओवरटर्न करना, औंधे मुँह करना कहलाता है अपेंड करना। चलिए आगे बढ़े। कह रहा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 months firms survey for PMI by IHS Markit reported broad-based job losses in manufacturing and services in December. कह रहे पहली दफ़ा 4 महीनों में हुआ क्या? जो फर्म्स है ना, जो दुकानदार हैं, जो फर्म्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो सर्वे किए गए हैं इस एजेंसी के इस सर्वे में, PMI IHS मार्केट किट के द्वारा, कह रहे इन सभी फर्म्स ने रिपोर्ट किया ब्रॉड बेस्ड मतलब हर तरफ, जिसका बेस बड़ा ब्रॉड है, सिर्फ एक जगह नहीं सब जगह फैले हुए हैं, ऐसे जॉब लॉसेस को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में दिसंबर के महीने में। तो दुकानदारों ने यही बताया, फर्म्स ने, बिजनेसेस ने यही बताया पहली दफ़ा 4 महीनों में कि हमने बहुत सारे व्यापारों में अपने एम्प्लॉयज़ की जो है जॉब्स को ख़त्म कर दिया है। ब्रॉड बेस्ड जॉब को लॉसेस को हमने देखा है। फर्म्स की वर्ब रिपोर्टेड, ब्रॉड बेस्ड मतलब हर जगह, बेस जिसका बहुत बड़ा हो, सर्वेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो फर्म्स जिनको सर्वे किया गया था। आगे बढ़े। जॉब जाने का मतलब ये नहीं है दुकानदार पागल हो गए हैं, बिजनेसेस जो हैं, दुकानदार जो हैं लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये हमारा बिजनेस कम हो रहा है, इसलिए हमने लोगों को जॉब से निकाला है। जेब से नहीं देंगे ना पैसा। ग्लोबल हेडविंड्स आर शिफ्टिंग आफ्टर द सर्ज ऑफ कोविड केसेस एंड डिसरप्शंस, इवन एज इन्फ्लेशनरी फोर्सेज हैव सेंट्रल बैंकर्स ब्रेसिंग फॉर इंटरेस्ट रेट हाइक्स फ्रॉम द US फेडरल रिजर्व दिस ईयर।
कह रहा है दुनिया भर में जो हेडविंड्स है, हेडविंड आप जानते हैं जो आपको चैलेंज करे, टेल विंड आप जानते हैं जो आपको सपोर्ट करे, है ना। तो मैं आपको भी इसको मैं अभी तोड़ के बता दूंगा, अगर मीनिंग अपने सेंटेंस का पहले देख लेते हैं। कह रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय या ग्लोबल या इंटरनेशनल जो हेडविंड्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं। और किसके बाद? सर्ज के बाद कोविड-19 के केसेस में। तो वो बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के केस में, सर्ज आने के बाद, एक लहर आने के बाद और डिसरप्शंस के बाद। इसके बाद में जो डिसरप्शंस अपने बाजार में देखे हैं। कह रहा है ये काम कब हो रहा है भाई? अब देखो कॉन्ट्रास्ट लगा के बताएगा। इवन एज, जबकि इन्फ्लेशनरी फोर्सेस ने हैव कर रखा है सेंट्रल बैंकर्स को, जैसे आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंकर, कि वो ब्रेस फॉर करें, वो तैयार रहें। ब्रेस फॉर करना किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाना पहले से ही। और किसके लिए? इंटरेस्ट रेट हाइक्स के लिए, जो कहाँ से आ रहा है? यूएस के फेडरल रिजर्व से आ रहा है दिस ईयर। आया समझ में? तो हेडविंड्स जो है शिफ्ट हो रही हैं कोविड के सर्ज के बाद, चैलेंजेस जो हैं शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ इन्फ्लेशनरी फोर्सेस ने बैंकर्स को पहले से तैयार कर रखा है कि वो यूएस फेडरल रिजर्व जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, तो आप भी तैयार रहना, आप पे भी मार उसकी थोड़ी बहुत पड़ने वाली है। चलिए समझ में आ गया। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। हेडविंड्स की वर्ब है आर शिफ्टिंग, फोर्सेस की वर्ब है हैव। सर्ज का मतलब है चढ़ाव, डिसरप्शन मतलब डिस्टर्बेंसेस। हेडविंड क्या होती है? जब प्लेन जब चल रहा होता है, एयरप्लेन, तो उसके सामने क्या होता है? विंड आती है जो उसके हेड पे पड़ती है। ये वही विंड है जिसकी वजह से प्लेन को अपने इंजन को जोर लगा करके आगे बढ़ाना पड़ता है। तो हेडविंड वो विंड होती है जो प्लेन को चलने में रोकती है, चैलेंज होता है, जो प्लेन के लिए चुनौती होती है। अब टेल विंड क्या होती है? अगर प्लेन की पूंछ के नीचे से विंड जा रही है ना, तो इंजन भले बंद कर दो, वो अपने आप जो है आगे चलता रहेगा। कहने का मतलब क्या है? टेल विंड जो है पीछे से आने वाली हवा होती है जो इंजन को या प्लेन को सपोर्ट करती है ना। तो हेड विंड मतलब जो आपका चैलेंज है, टेल विंड मतलब जो आपकी पूंछ से हवा आ रही है और आपको सपोर्ट करके अपने साथ भाग के आगे ले जा रही है, आपके लिए कोई काम अच्छा बना रही है। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के एंटोनिम है, इनको आप प्लेन से कनेक्ट करके रखें। अब ये हैव समवन ब्रेसिंग, ये मैं स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। ब्रेस फॉर करना मतलब रेडी होना किसी चीज़ के लिए। ये स्ट्रक्चर जो मैं समझा रहा हूँ ये आपको तभी समझ आएगी जब आप बेसिक कर चुके हो। थोड़ा सा एडवांस्ड है, फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आपने बेसिक में अभी तक सीखा है कि हैव वर्ब के बाद में बेस फॉर्म को यूज़ करना है, हैव समवन डू समथिंग। लेकिन कभी कभी हैव वर्ब के बाद, पॉजिटिव वर्ब के बाद आप डूइंग यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म को भी यूज़ करते हैं। ये यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जहाँ पे आप ये यूज़ करते हैं वहाँ पे बेस फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूँ, अगर किसी ने यूज़ किया हो तो वो कैसे जस्टिफाई करता है, वो कैसे बताता है कि ये सही ग्रामर है। ध्यान से देखो। द पुलिसमैन हैड द स्टोअवे पे या पेइंग अ फाइन। पुलिसमैन ने स्टोअवे से एक फ़ाइन पे करवाया। स्टोअवे कौन होता है? जो किसी प्लेन या किसी शिप में बिना किराया दिए जो है घुस जाता है और बस समझता सामान के अंदर घुस गया, बस उसको दूसरी तरफ जाना है, किराया नहीं दे रहा अपना। तो पुलिसमैन ने एक ऐसे आदमी को पकड़ा शिप में से या प्लेन में से और उससे एक फ़ाइन जो है पे करवाया। हैड द स्टोअवे पे या पेइंग अ फाइन। देखो यहाँ पे अ फाइन आना चाहिए, पेइंग अ फाइन नहीं आएगा। दूसरे में देखो, द मदर हैड अ ट्यूटर टीच या टीचिंग हर चाइल्ड। मदर ने ट्यूटर से अपने चाइल्ड को टीच करवाया, है ना, उससे पढ़वाया। यहाँ पे भी सर टीच आना चाहिए, टीचिंग नहीं आएगा। लेकिन ध्यान देना, दूसरे वाले में टीचिंग भी आ सकता है, टीचिंग भी आ सकता है टीच की जगह। पहले वाले में नहीं आ सकता, दूसरे वाले में टीचिंग भी आ सकता है। अब देखो कब पता लगेगा आपको सर? ध्यान ये रखना कि टीच और टीचिंग दोनों सही हैं। टीचिंग क्यों आ रहा है बस वो आपको ध्यान रखना है। इस केस में एक ऐसा एक्शन किया जा रहा है जो कि लंबे वक्त तक चलने वाला है, कंटिन्यूअस एक्शन। ट्यूटर रोज़ आएगा, रोज़ पढ़ाएगा, है ना। एक दिन पढ़ाने की बात तो है नहीं। अगर एक दिन पढ़ाने की बात है तो टीच लगा के हैव पॉजिटिव वर्ब के बाद में वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करके बात खत्म करो। जैसे पुलिसमैन ने एक बार फाइन पे करवाया, उससे बार बार तो पे नहीं करवाएगा कि आज भी करना, फिर 1 घंटे बाद फिर आइयो, फिर 2 घंटे बाद फिर तेरी पर्ची काटूंगा, ऐसा तो है नहीं। तो वन टाइम एक्शन जो है वो हैव के बाद में सिर्फ बेस फॉर्म लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस एक्शन जो है हैव पॉजिटिव वर्ब के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म ले सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, ले सकते हैं। टीच लिखोगे तो वो टेक्निकली करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा फ्यूचर टेंस में होता है। ही शी विल कुक डिनर टुडे, आज वो डिनर कुक करेगी, आज वो खाना बनाएगी। एंड शी विल बी कुकिंग डिनर टुडे, आज वो खाना बनाएगी आज, है ना। यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस, दोनों में बात एक ही हो रही है, लेकिन कुकिंग का काम ऐसा है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह फ्यूचर कंटिन्यूअस से भी आप कुकिंग वाले एक्शन को बता सकते हो। शी विल बी कुकिंग डिनर टुडे, बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ पे भी हो रहा है।
थोड़ा एडवांस था फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि फिर कमेंट सेक्शन में जान खा जाते हो आप, सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, है ना। तो जो लोग माइंड मत करना, अभी बिगिनर्स हैं, आप पहले बेसिक पूरी कर लो, फिर ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बढ़े आगे। It will be equally challenging for North Block Mandarins to conjure up an appropriate mix of relief and support measures for businesses and jobs. कह रहा है ये उतना ही इक्वली बराबर ही चैलेंज वाला होगा, चैलेंजिंग होगा नॉर्थ ब्लॉक के मैंडरिन्स के लिए। नॉर्थ ब्लॉक यानी कि, चलो मैं आपको समझा दूंगा अभी, है ना। हमारा जो सेक्रेटरीट है, सेंटर सेक्रेटरीट, उसके दो ब्लॉक्स हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। कुछ मिनिस्ट्रियाँ नॉर्थ ब्लॉक में बैठती हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, और कुछ मिनिस्ट्री साउथ ब्लॉक में बैठती हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है या एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मिनिस्टर का ऑफिस है ना। तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दो बिल्डिंग्स के नाम हैं हमारे सेंटर सेक्रेटरीट के, जहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है। तो कह रहा है ये उतना ही चैलेंजिंग होने वाला है नॉर्थ ब्लॉक के मैंडरिन्स के लिए, नॉर्थ ब्लॉक में जो मिनिस्ट्रियाँ बैठी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बड़े ऑफिसर्स के लिए, कि वो कंजरअप करें, कहीं से जुगाड़ें। कंजरअप करना मतलब जुगाड़ना, और किसको जुगाड़ें, एक अप्रोप्रिएट मिक्स को, एक सही मिक्स को, जो हो रिलीफ और सपोर्ट का, ऐसे मेजर्स का। और किसके लिए, बिजनेसेस और जॉब्स के लिए। जिनकी जॉब गई है उनके लिए रिलीफ, और जिनका बिजनेस धीमा पड़ रहा है उनके लिए सपोर्ट। ऐसा वो कुछ लेकर के आए। और कह रहे प्रेफरेबली गोइंग बियॉन्ड करते हुए और आगे बढ़ते हुए क्रेडिट गारंटीज़ के। क्रेडिट गारंटी क्या होती है, आपके लोन की गारंटी, कि लोन को हम चुका देंगे, ऐसी क्रेडिट गारंटी के। दैट अपीयर टू हैव लॉस्ट ट्रैक्शन इन सैंक्शंस एंड डिसबर्सर्स इन रिसेंट मंथ्स। ये वो क्रेडिट गारंटी है जो सरकार ने दी थी, लेकिन अब वो लूज़ कर चुकी हैं अपने ट्रैक्शन को, उनको कोई भी सपोर्ट अब नहीं मिल रहा है। और कैसे, सैंक्शंस में और डिसबर्सर्स में इन रिसेंट मंथ में, हाल ही के महीने में कितने सैंक्शन हुए लोन और कितना डिसबर्सल लोन्स का हुआ है पिछले महीनों में, इस चीज़ को देखते हुए। आया समझ में? एक बार रिपीट कर देता हूँ। नॉर्थ ब्लॉक में सरकारी अधिकारी जो बैठे हैं, उनको कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा रिलीफ और सपोर्ट मेजर्स के मिक्स का, जिससे व्यापारों और जॉब खोने वालों दोनों को थोड़ा फ़ायदा मिले। और इस बार उनको इस क्रेडिट गारंटी स्कीम के पार जाना पड़ेगा, जिसमें सरकार आपका लोन माफ़ कर देती है। कह रहा है ये स्कीम जो है अब लॉस्ट कर चुकी है ट्रैक्शन को। इस स्कीम को बिल्कुल भी लोग अट्रैक्टिव नहीं मानते हैं। और कैसे, सैंक्शंस और डिस्बर्सर्स को देखते हुए पिछले कई महीनों में स्कीम्स तो सरकार ने करी थी पहले भी लॉन्च, लेकिन सैंक्शन लोन हुए नहीं, किसी के डिस्बर्सल हुए नहीं। तो क्रेडिट गारंटी इस बार उससे कुछ ज़्यादा हमें देना पड़ेगा। इट की ओवर विल बी चैलेंजिंग, जो आपको चैलेंज करे। मैंड्रिन आपको मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैंड्रिन यानी चाइना की लैंग्वेज से ये वर्ड निकल के आया है। नॉर्थ ब्लॉक जहाँ पे फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री बैठी है। कंजरअप करना मतलब किसी चीज़ को लेकर के आना, कोल्स टू एग्जिस्ट करना, बस कहीं से ले आना। आप कई बार बोलते हो ना, मैं कहाँ से लाऊं, हवा में से, मतलब कोई चीज़ आपसे किसी ने मांगी, आपके पास है ही नहीं, तो आप बोलते हो ना मैं कहाँ से लाऊं। तो कंजरअप करना उसी सिचुएशन पे जो है करेक्ट बैठता है ना। हवा में से जादू करके कोई चीज़ को ले आना, जुगाड़ करके किसी चीज़ को ले आना, कंजरअप कहलाता है। कंजर का मतलब भी होता है किसी आत्मा को बुलाना, है ना, जादू करके। चलिए, दैट की वो अपीयर ट्रैक्शन आप जानते हैं। सपोर्ट, डिसबर्सल मतलब पैसा बांटा जाए, सैंक्शन मतलब लोन सैंक्शन किया जाए। कह दिस नीड्स टू बी accompanied by a fresh ramp up in healthcare spending, including on COVID inoculations and booster shots, as well as maintaining the bullish stance on public capital infrastructure या expenditure with a demonstrably greater purpose in getting actual projects off the ground। कह रहा है ये ठीक है, ये कर लोगे आप, है ना। कह रहा है इसे ज़रूरत है, नीड है कि ये कंपनी हो, ये साथ में आए, कंपनी देकर के आए एक नए रैंप अप के, एक फ्रेश रैंप अप के। रैंप अप आपने देख लिया, लेवल अप, स्केल अप, किसी चीज़ के दर्जे को एक दर्जा ऊपर लाना। तो एक नया फ्रेश रैंप अप हम देखें हेल्थ केयर की स्पेंडिंग में, और हॉस्पिटल्स बने, और ज़्यादा वैक्सीन्स वगैरह में R&D हो, है ना। कह रहा है जिसमें शामिल है कोविड इनोकुलेशंस, जिसमें शामिल है कोविड की वैक्सीन। इनोकुलेशन मतलब टीकाकरण, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, और बूस्टर शॉट्स। साथ ही साथ मेंटेन करने की बुलिश स्टैंस को पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार जो पैसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाती है, रोड, हाईवेज और ब्रिजेस को बनाती है, तो उस पर भी अपना बुलिश स्टैंस रखें, बराबर वो बनवाते रहें। इससे क्या होता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, है ना। अब बुलिश मतलब ऊपर बढ़ने वाला, अपनी मुद्रा को, पोजीशन को बनाए रखें, इस स्पेंडिंग को बिल्कुल भी कट ना करें। और ये कैसे करेंगे, दिखाने वाले तौर पे डिमॉन्स्ट्रेबली एक ग्रेटर पर्पस के साथ, एक बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ, जो है किसमें, गेट करने में एक्चुअल प्रोजेक्ट्स को ऑफ द ग्राउंड। व्हेन यू गेट समथिंग ऑफ द ग्राउंड, आप उस चीज़ को वास्तव में आगे बढ़ाते हो। आ रहे हो समझ में? तो आपको क्या करना है, हेल्थ केयर में बहुत सारी, मतलब आपको स्पेंडिंग करनी है,
इनोक्यूलेशन में, बूस्टर शॉट में, साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर को बनाए रखना है, और सिर्फ बनाए नहीं रखना, दिखाने वाले तौर पे ग्रेटर पर्पस भी होना चाहिए इस बात में। और ये कैसे होगा? जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट्स को ऑफ द ग्राउंड मूव करवाएंगे, कागज़ पे नहीं कि रोड बनेगी 10 साल से सुन रहे हैं रोड बनेगी, ऐसे नहीं। प्रोजेक्ट को ऑफ द ग्राउंड भी आप गेट करो, रोड बनवाने का काम वास्तव में शुरू करवाओ। गेट समथिंग ऑफ द ग्राउंड मतलब किसी चीज़ को शुरू करना। दिस की वर्ब नीड्स टू बी कॉम्पोनेंट, पैसिव वॉइस है, इसको ज़रूरत है कंपनी होने की, ठीक है। रैम्प अप, स्केल अप, लेवल अप आप जानते हैं। इनोक्यूलेशन मतलब टीकाकरण, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। बुलिश मतलब आगे की तरफ बढ़ने वाला। स्टैंस मतलब मुद्रा, पोजीशन, है ना, किसी चीज़ को लेकर के आपका पोजीशन। डिमॉन्स्ट्रेबली मतलब दिखाने वाले तौर पे। गेट समथिंग ऑफ द ग्राउंड आप देख चुके हैं। करेक्ट, द प्रोस्पेक्ट ऑफ मोर डिसरप्शंस लूम्स लार्ज इवन दो देयर एक्सटेंट एंड इम्पैक्ट ऑन जीडीपी मे बी अनसर्टेन एट दिस पॉइंट। कह रहे प्रोस्पेक्ट जो है, संभावना जो है और पाबंदियों की और डिसरप्शंस की और ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस की। कह रहे ये प्रोस्पेक्ट जो है, ये जो संभावना, जो लाइकलीहुड है, ये सर पे मंडराता है, टावर अबव या हैंग अबव करता है या लूम करता है बड़ी मात्रा में, लार्ज, है ना। हमें पता है आगे आने वाले कुछ वक्त में कुछ ना कुछ बुरा हो ही सकता है, सर पे मंडरा रहा है ये प्रोस्पेक्ट। कह रहा है यहाँ तक कि जबकि उनका जो एक्सटेंट है ना और उनकी जो इम्पैक्ट है और जीडीपी पे, कह रहा है वो हो सकता है अनसर्टेन हो इस पॉइंट पे। तो हमें ये तो पता है कुछ बुरा हो सकता है, पर यह नहीं पता कितना हो सकता है, क्या एक्सटेंट है और क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा, क्या उसका असर रहने वाला है। इस पॉइंट पे हम अनसर्टेन हैं। प्रोस्पेक्ट की वर्ब लूम्स, लूम मतलब सर पे मंडराना, एक्सटेंड एंड इम्पैक्ट की वर्ब है मे बी, इवन दो मतलब हालांकि। कह रहा प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट मे बी ए गुड आइडिया इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड दैट manufacturing suffered less in the second wave than during the initial lockdowns in 2020 and may likely be even better prepared to cope with the ongoing third wave। कह रहा प्रिपेयर करना सबसे बुरी हालात के लिए, द वर्स्ट के लिए। कह रहा हो सकता है वो एक अच्छा आइडिया हो, पहले से आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, है ना, हो सकता है अच्छा विचार हो। कह रहा है यहाँ तक कि अगर इवन इफ ये मान भी लें, इट इज़ एक्सेप्टेड कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसने लेस किया था सफ़र, उसने कम जो है सफ़र किया था दूसरी दफ़ा सेकेंड वेव में बजाय शुरुआती लॉकडाउन्स के जो आया था 2020 में। और ये मे लाइकली भी है, ये लाइकली होगा इवन बेटर और बढ़िया, प्रिपेयर्ड तैयार, कोप विद करने के लिए, निपटने के लिए अभी जो चल रही है तीसरी वेव उससे भी। तो अगर आप ऐसा भी मान लो ना कि पहली वेव में बहुत ख़राब था, सेकंड में और कम रहा, तो तीसरी में और कम रहेगा, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को। उसके बाद भी अगर आप सबसे बुरे के लिए तैयार रहते हो तो ये अपने आप में बहुत अच्छा आइडिया है, फिर आपके पास कोई भी रिस्क लेने को बचेगा ही नहीं। प्रिपेयरिंग की वर्ब है मे बी, प्रिपेयरिंग एक जीरेंड है ना, वर्ब के एनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही है। इवन इफ, यानी इवन इफ और इफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इवन जो है इफ नाम की कंजंक्शन पे थोड़ा जोर देता है। इट की वर्ब है इज एक्सेप्टेड। मैन्युफैक्चरिंग की वो दो वर्ब्स हैं, पहली सफ़र्ड और दूसरी मे लाइकली भी। लेस आप जान गए हैं, सफ़र कम किया था, मात्रा में कमी की बात की जा रही है। ऑन गोइंग मतलब जो भी चल रहा है, कंटिन्यू है। कोप विद करना, किसी से निपटना, इसके आगे कोप अप मत कभी लगाएं, है ना। कोप विद होता है, कोप अप विद नहीं होता। इसको पुट अप विद बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो आप आ रहा है ना, इससे लोग इसको भी कंफ्यूज कर देते हैं, पुट अप विद और कोप अप विद लगा जाते हैं, तो मत लगाना, समझ गए। चलो कह रहा है येट देयर इज अ रिस्क दैट डैमेज टू कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर दैट हैव हैड अनदर टॉपसी टर्वी ईयर with lakhs of jobs at stake and have barely struggled back from the first two waves could be permanently debilitating this time around if mobility restrictions spiral in tandem with cases। कह रहा है फिर भी एक रिस्क है, एक जोखिम है। किस चीज़ का भाई? कि जो डैमेज है ना कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज को, जिनमें कॉन्टैक्ट बड़ा इंटेंसिव होता है, होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री है, टूरिज़्म है, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी से सर्विसेज ऑफलाइन ही ले पाएगा। होटल में कमरा बुक किया तो ऑनलाइन उस कमरे का फ़ायदा नहीं ले सकते आप। कमरा बुक किया तो वहाँ जाके रहना पड़ेगा, खाना खाओगे तो ऑनलाइन नहीं खा सकते हो, जाके खाना पड़ेगा। तो कह रहा है ऐसी जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है जिनमें कॉन्टैक्ट के बिना काम नहीं होता, कह रहा है फिर भी एक रिस्क है डैमेज का ऐसी सर्विसेज को, इस सेक्टर को। कह रहा है जो कि रख चुकी हैं, हैव हैड कर चुकी हैं, एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। और किस चीज़ को? अनदर टॉपसी टर्वी ईयर को, एक और। टॉपसी टर्वी का मतलब होता है डिसऑर्डरली, है ना, हौच पोच वाला, जिसमें कोई भी हेड ओवर हील्स भी बोलते हैं इसको। तो एक बड़े ही अफरा तफरी वाले, अराजकता वाले साल को एक्सपीरियंस कर चुका है ये वाला सेक्टर। और कैसे? लाखों जॉब्स के स्टेक पे होने के साथ ही, लाखों जॉब्स के ताक पे होने के साथ ही। और ये वो सेक्टर्स भी हैं जो कि बेयरली स्ट्रगल बैक किए हैं, जो अभी तक बेयरली स्ट्रगल करके फिर वापस आए हैं
और कहाँ से, पहली 2 कोविड वेव से। कह रहा है ये जो डैमेज है ना इस तरह के सेक्टर्स को, रिस्क ये है कि ये जो डैमेज है इस तरह के सेक्टर्स को जो अभी तक बेरली खड़े हो पाए हैं, कह रहा है ये हो सकती है इस बार परमानेंटली डेबिलिटेटिंग, परमानेंटली वीकन या क्रिपल करने वाली, इस बार परमानेंटली अपाइज करने वाली दिस टाइम अराउंड। कह रहा है अगर मोबिलिटी की रिस्ट्रिक्शन जो है स्पाइरल हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और किसके साथ, इन टेंडम विद क्लोज कोऑपरेशन के साथ केसेस के अंदर। तो आया समझ में। तो ये होटल इंडस्ट्री जो है अभी लड़खड़ा रही है, 2 वेव से बहुत परेशान है। इस बार हो सकता है ये पाँव ही टूट जाएं इसके, है ना, सारी इंडस्ट्री जो है ये क्रिपल हो जाए इस तीसरी दफ़ा। अगर इस बार भी कुछ लॉकडाउन मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन लगा और केसेस के साथ टेंडम विद होकर के आया, केसेस भी बढ़ते गए और रिस्ट्रिक्शन भी आउट ऑफ जो है कंट्रोल स्पाइरल होता रहा। आगे समझ में, थोड़ा लंबा सेंटेंस था ना। रिस्क की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है हैव हैड, और दैट की दूसरी वर्ब है हैव बेयरली स्ट्रगल्ड। दैट आया इन सेक्टर्स के लिए। डैमेज की वर्ब है कुड बी डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है ना, वर्ब की जगह इसको एडजेक्टिव मान सकते हैं। डैमेज कुड बी प्लस में एडजेक्टिव। रेस्ट्रिक्शंस की वर्ब है स्पाइरल। स्पाइरल मैं आपको बता देता हूँ आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होता है। स्पाइरल बोलते हैं इसको, एक सेकेंड रुकना, स्पाइरल बोलते हैं इसको। आपने स्पाइरल बाइंडिंग भी कराई होगी, है ना, ये देखो स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना इस टाइप की, तो ये गोल 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 इसको स्पाइरल बोलते हैं। लेकिन अक्सर जो है स्पाइरल एक ऐसा चक्र होता है जिसमें चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ से, है ना, और फिर गोल गोल बढ़ते हुए कैसा हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। स्पाइरल वर्ब को हमने इसी से बना दिया, चीज़ों का आउट ऑफ कंट्रोल जाना, पहले छोटा फिर बाद में बहुत बड़ा बन जाना। इन टेंडम विद आप जानते हो वो साइकिल वाला क्लोज कोऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मोर इफेक्टिव interventions with a stable and clear articulation of policy direction could have a calming effect in 2022। कह रहा और ज़्यादा इफेक्टिव इंटरवेंशन जो है, सरकार की जो दखल अंदाजी है, और किसके साथ, एक स्टेबल और क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ पॉलिसी डायरेक्शन के साथ। जो भी पॉलिसी डायरेक्शन सरकार दे वो स्टेबल हो, चेंज ना हो, और क्लियर आर्टिकुलेशन हो, साफ साफ एक्सप्रेशन हो, लोगों को समझ में आए सरकार क्या कहना चाह रही है। कह रहा ये जो है ना, ये कुड हैव, ये रख सकता है एक काम करने वाले इफेक्ट को 2022 में, लोगों को थोड़ी शांति रहेगी 2022 में। इंटरवेंशंस की वो है कुड हैव, आर्टिकुलेशन मतलब क्लियर स्पीच, क्लियर एक्सप्रेशन, साफ साफ बताना। चलिए आज का आर्टिकल थोड़ा लंबा था पर मुझे तो इजी लगा, और अगर आपको नहीं लगा हो तो अब लगने लगा होगा, है ना। कहानी की तरह हर सेंटेंस को अपन ने ब्रेक कर दिया है। अभी आपका क्विज है, जो आपने सीखा है अब आप करेंगे इस पर अप्लाई। 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हिंट दे देता हूँ मैं आपको। हिंट की क्या ज़रूरत है, कंडीशंस जो आपके लिए कंड्यूसिव हों। कंड्यूसिव मतलब सपोर्टिव, तो सपोर्टिव कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेड विद, टेल विद, कंजर अप या अपेंड, है ना। बता दोगे आप तो इजी है। अब एरोप्लेन से कनेक्ट कर लेना, है ना, सपोर्ट करने वाला और पूंछ में आने वाला क्या होता है। सेकंड में आपसे 2 फिलर्स हैं। फिलर्स में आपको हैव नाम की पॉजिटिव वर्ब को यूज़ करवाया गया है। तो पॉजिटिव वर्ब हैव अपने बाद में कैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट बेस फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, आपको चेक करना है। मोर देन वन ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है ना। मान लो बी और सी दोनों आपके आंसर हो तो डी आपका आंसर हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताना है लेस और लेसर के बीच का डिफरेंस, तो ये आप खुद बताएंगे, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। इसमें 2 एरर्स हैं। पहले तो आपको चेक करना है कोप अप विद कैसे यूज़ किया जाए, और दूसरी एरर है आपके लिए 6 मंथ्स, ये 6 मंथ्स मोरेटोरियम, इस फ्रेज़ को अगर सही नहीं लिखा तो कैसे सही लिखा जाए, ये आपके सामने चैलेंज है। सभी के क्वेश्चंस के आंसर डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में आपको मिलेंगे, जाके चेक करो। मेरे आंसर से अपना मैच करो और अपना स्कोर मुझे ज़रूर से बताया करो। आज के आर्टिकल की समरी लिखने की कोशिश करो, अगर आप लिख पाओ तो। चैलेंजेस को कैसे इंडिया फेस करेगा। मुलाकात होगी कल की वीडियो में। कोई भी क्वेरी रिलेटिंग टू कोर्सेज इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन साइनिंग आउट।